हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मानचित्र। मानचित्र शब्द आपने पहले सुना होगा। मानचित्र का मतलब होता है मैप, और मैप से हम क्या करते हैं, मैप से हम देखते हैं किसी भी जगह की पोजीशन, कोई भी जगह, किसी भी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं, कोई देश, कोई महाद्वीप, कोई भी महासागर, कोई भी झील। तो मैप से पहले आपने जो पढ़ा था वो था पृथ्वी का ग्लोब। लेकिन ग्लोब में क्या कर सकते हैं, ग्लोब में हम महाद्वीप को देख सकते हैं, महासागरों को देख सकते हैं। अगर आपको अपना शहर देखना है, अपना गांव देखना है, तो आप ग्लोब में नहीं ढूंढ पाएंगे। इसीलिए ग्लोब के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है मानचित्र की। तो मानचित्र की सहायता से आप छोटी से छोटी चीज़ को भी देख सकते हैं। और जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है, जिसे हम एटलस बोलते हैं, सभी मानचित्रों को मिला करके। मानचित्र में क्या होता है कि जितनी भी जानकारियां हैं सभी दी जाती हैं, अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। तो इसी तरीके से जब बहुत सारे तरीके से देखे गए मानचित्र तो अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। तो कौन से प्रकार के मानचित्र होते हैं? सबसे पहले होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मानचित्र। आप लोग गूगल मैप भी देखते होंगे तो उसमें आता है आपको कैसे देखना है, फिजिकल देखना है मैप, पॉलिटिकल मैप देखना है। तो उसमें से एक जो तरीका है वो है भौतिक मानचित्र यानी कि फिजिकल मैप। तो फिजिकल मैप क्या होता है? जब हमें मैप में पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर ये सब दिखाए जाएंगे, यानी कि आपका शहर, गांव, ये सब एरिया दिखाया जाएगा, लेकिन वहां पर रोड, ये सब चीज़ों के अलावा, घरों के अलावा आपको वो सब चीज़ें फिजिकली दिखाई जाएगी, तो उसे बोला जाता है भौतिक मानचित्र। और एक होते हैं राजनीतिक मानचित्र यानी कि पॉलिटिकल मैप। तो उसमें आपका जब आप पॉलिटिकल मैप को आप चूज करते हैं, आप पॉलिटिकल मैप खरीदते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा राज्य, नगर, शहर और गांव और विश्व के विभिन्न देश व राज्य और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को बोला जाता है राजनीतिक मानचित्र। अब आप समझ गए, जिन मानचित्रों में आपको अपने गांव, शहर, रोडें, बॉर्डर लाइन्स ये सब दिखाई पड़ेंगे वो राजनीतिक मानचित्र हो गए। जहां पर आपको पहाड़, पर्वत, नदियां ये सब दिखाई पड़े वो सब होते हैं भौतिक मानचित्र। ये दो प्रकार हो गए। एक अगला प्रकार और है, वो है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? वे मानचित्र इनमें कुछ विशेष जानकारियां मिलती हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र। ओनली आपको एक आपका जिला है, उस जिले में कौन सी सड़कें हैं, किधर नेशनल हाईवे है, किधर स्टेट हाईवे है, किधर नॉर्मल सड़कें हैं, ओनली सड़कें होंगी, उसे थीमेटिक मानचित्र बोलते हैं। सिर्फ वर्षा के बारे में बताया गया है, वन के बारे में और उद्योगों के बारे में, तो इन सब बातों को स्पेशली दिखाया जाता है, तो उन्हें बोला जाता है थीमेटिक मानचित्र। अब मानचित्रों में जो सूचना दी जाती है उसके आधार पर उनके नामकरण किए जाते हैं। लेकिन सबसे मुख्य बात जो है याद करने लायक आपकी इस चैप्टर में, वो है मानचित्र के घटक। तो मानचित्र के दोस्तों 3 घटक हैं, याद रखिए, दूरी, दिशा और प्रतीक। तो उसमें सबसे पहला जो घटक है दूरी। दूरी मैप में कितना मायने रखता है? दूरी, जैसे कि आपको अगर पूरा का पूरा एक देश या पूरा एक महाद्वीप आपको मैप में दिखाना है, एक छोटे से मैप में, तो उसे कैसे आप बताएंगे कि दो शहरों के बीच की दूरी आप कैसे मालूम करेंगे? जैसे कि भारत के मैप के बारे में बात करें तो दिल्ली से आगरा और दिल्ली से लखनऊ, तो इनके बीच की दूरी को आप एग्जैक्ट कैसे मालूम करेंगे? मैप की सहायता से। तो ये सब जो बातें हैं वो दूरी वाले एरिया में मायने रखती हैं। तो इसको आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं। जैसे आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका मतलब होता है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो इसी तरीके से हम दूरी को दिखाते हैं मैप के ऊपर। यानी कि अगर मानचित्र में आप जब स्केल रख के देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, तो आप जमीन पर ऑटोमेटिक समझ सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर का एरिया है। तो अब ऐसे आप दिल्ली से आगरा और दिल्ली से लखनऊ के बीच की दूरी पता कर लेंगे। इसीलिए हमेशा देखिए, जब भी आप मानचित्र देखेंगे तो मानचित्र में किसी न किसी हिस्से में नीचे या ऊपर कहीं पर एक स्केल होगा, वहां पर लिखा होगा 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 500 किलोमीटर या 500 मीटर, जो भी कुछ ना कुछ लिखा होगा जिससे आप अंदाजा लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, जब एक छोटे से भाग को, जैसे कि आपके गांव को दिखाना है, तो उसमें मानचित्र में हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर को आप 500 मीटर में भी दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बड़ी सी एरिया को दिखाना है तो आपको मानक ज्यादा किलोमीटर का लेना पड़ेगा। तो एक होता है छोटे पैमाने वाला मानचित्र। उसमें क्या होता है, छोटे पैमाने वाले मानचित्र में आप बड़े क्षेत्रफल को दिखाएंगे, जैसे महाद्वीप या देश को, तो वहां पर 500 किलोमीटर को आप 505 सेंटीमीटर के बराबर मानना पड़ेगा। और इसी तरीके से जब हम छोटे से गांव या शहर को दिखाते हैं कागज पर,
तो उसमें क्या होता है कि छोटी सी एरिया होती है, तो उसमें से 500 मीटर को 5 सेंटीमीटर के बराबर मान सकते हैं। तो ये होता है बड़े पैमाने वाला मानचित्र। तो यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए या फिर आपको एग्जैक्ट बड़ी सी अच्छे से जानकारी चाहिए, तो आपको बड़े पैमाने वाला मानचित्र बनाना चाहिए, जिसमें क्या होगा 1 सेंटीमीटर को थोड़ा सा कम एरिया दिखाया गया हो, तो आप एक गांव या एक शहर को बड़े आसानी से समझ सकते हैं। जबकि एक देश के मानचित्र में आप दूरी इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको छोटे पैमाना होगा। इस पॉइंट को याद रखिए। अभी यहाँ पर एक फिगर में दिया हुआ है एक गांव का चित्र, जहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है, कुछ घर हैं जैसे विकास का घर, शीला का घर, यहाँ पर कुआं है, ये सामुदायिक केंद्र है, खेल का मैदान है, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैप में एक चीज और आप देखेंगे दिखी होगी, मैप में हमेशा एक साइड में एक एरो बना रहेगा, ऊपर लिखा होगा उत्तर या फिर नॉर्थ। इसका मतलब होता है मैप में ऊपर का जो दिशा है उधर नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा साउथ, और राइट साइड में क्या होगा ईस्ट, और इधर क्या होगा वेस्ट। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये जो होते हैं इन्हें बोला जाता है प्रधान दिग्बिंदु, यानी कि ये जो सही से दिशा दिखाते हैं, जैसे लिखा है, वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम। अब इनके बीच की जो एरिया है उत्तर और पूर्व के बीच की एरिया को उत्तर पूर्व, यहाँ पर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम होती है। तो प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस चीज को याद रखिए। अगर आपको दिशाएं मालूम है तो आप सब कुछ समझ सकते हैं। तो दिशा के बारे में मालूम चल गया। ये घटक थे कौन से, दूरी, दिशा और प्रतीक। अभी प्रतीक के बारे में बातें करते हैं। प्रतीक क्या होते हैं, जैसे कि आपके गांव में या आपके शहर में मंदिर है, मस्जिद है, जलाशय है, बहुत सारी रोडें हैं, तो उन्हें आप लिख नहीं सकते हैं पूरे मैप में कि यहाँ पर रोड है, यहाँ पर जलाशय है। तो इनके प्रतीक हैं। वो प्रतीक क्या होते हैं कि इंटरनेशनल इनको मान्यता प्राप्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त होती है क्योंकि अगर आपको किसी भी देश के किसी भी शहर का जब आपको मैप मिलेगा, आप वहाँ पर कुछ नहीं जानते हैं, वहाँ की लैंग्वेज नहीं जानते हैं, लेकिन आपके पास अगर मैप है, नक्शा है, तो उसमें जो प्रतीक हैं वो हर जगह के सेम रहते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कहाँ पर स्कूल है, कहाँ पर मस्जिद है, कहाँ पर मंदिर है। तो प्रतीक अलग अलग जगह के होते हैं। जैसे कि ये कुछ प्रतीक हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें बोला जाता है रूढ़ चिन्ह। जैसे कि रेलवे लाइन है, अगर बड़ी रेलवे लाइन है तो उसका फिगर ऐसे टाइप में होगा मैप में, मीटर लाइन है तो ऐसे करके होगी, और रेलवे स्टेशन है तो वो ऐसे करके दर्शाया गया होगा। ये जो लाइन है बगल में स्टेशन है। ऐसे ही सड़कें अगर पक्की हैं तो ऐसे दिखाई जाएंगी, कच्ची हैं तो डैश डैश दिखाई जाएगा। जो सीमा होती है, अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो इस तरीके से, और राज्य की सीमा है तो इस तरीके से, और जिला की सीमा है तो इस तरीके से। ऐसे नदी, कुआं, तालाब है तो इस तरीके से दिखाई जाएंगे। बस ज़्यादातर जो जलाशय हैं जहाँ पर पानी है उसको ब्लू कलर से भर देते हैं क्योंकि पानी का कलर ब्लू होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं, जो कुछ रूढ़ चिन्ह हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। यही रूढ़ चिन्ह पूरी दुनिया में यूज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये मैप दिया है, तो यहाँ पर ये पेड़ हैं और ये जो चर्च बनाया हुआ है या मंदिर बनाया हुआ है, आप रूढ़ चिन्ह देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये रेलवे स्टेशन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो ऐसे आप समझ जाएंगे बहुत सारी चीज़ों को। इन्हें बोला जाता है प्रतीक। तो ये जो 3 मुख्य घटक कौन से थे मैप के, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब मानचित्र के अलावा एक होता है रेखाचित्र। रेखाचित्र क्या होता है कि मानचित्र में आप क्या है कि स्पेशल स्केल, एक पैमाना रखते हैं, 1 सेंटीमीटर, 500 मीटर, ये सब एकदम से कैलकुलेट करके ही बनाते हैं, तभी वो मानचित्र कहलाता है। लेकिन रेखाचित्र में क्या होता है, आप नॉर्मल भी बता सकते हैं रेखाचित्र को। जैसे कि आपको किसी दोस्त के घर पे जाना है तो आपको रास्ता नहीं पता, तो कोई भी आपको एक पेज पे लेकर के उसका एक आरेखण बना देगा कि आपको ये रोड मिलेगी, आगे वो रोड मिलेगी। कोई इसमें लंबाई या दूरी नहीं दी होगी एग्जैक्ट, बस अंदाजे होंगे। उसे बोला जाता है, कच्चे आरेख को बोला जाता है रेखाचित्र, मानचित्र। तो रेखाचित्र और मानचित्र में क्या अंतर है, रेखाचित्र मानचित्र में यही अंतर है कि मानचित्र में पैमाने का यूज होता है और रेखाचित्र में पैमाने का यूज नहीं होता है। उसके अलावा एक होता है खाका। तो खाका क्या होता है, खाका एक तरीके से रेखाचित्र ही होता है, लेकिन एक बहुत ही छोटे क्षेत्र का और बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र बोला जाता है खाका। खाके में लंबाई, चौड़ाई, जैसे कि एक कमरे का खाका बनाना है, एक घर बनाना है, एक कमरा बनाना है, तो बोलेंगे आपका कमरा कितना बड़ा है, तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, एक खाके टाइप में एक पेज पे ओनली कमरा ही दिखा दिया, उसे बोलते हैं खाका, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज भी करते हैं। अभी कुछ क्वेश्चन है आपके अभ्यास के लिए। मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं, कौन से हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन से हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, तो पैमाने क्या होते हैं, पैमाने की सहायता से हम जो स्थल पे जो दूरी है उसको
रियलिटी में, यानी कि आप एक सही पैमाने पर आप उसे सही तरीके से आप उसे दर्शा सकते हैं। पैमाने दो तरीके के होते हैं, बड़े पैमाने का मानचित्र और छोटे पैमाने का। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोब में हम एक छोटी जगह को नहीं देख सकते हैं, मानचित्र में हम देख सकते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर क्या होता है? खाका में हम पैमाने का यूज नहीं करते हैं, मानचित्र में पैमाने का यूज करते हैं। मानचित्र एक बड़ी एरिया का भी हो सकता है, लेकिन खाका एक छोटी एरिया का ही होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो मैंने आपको बताया था बड़े पैमाने का मानचित्र होता है और छोटे पैमाने का। बड़े पैमाने का मानचित्र में क्या होता है कि जैसे कि 500 मीटर के एरिया को ही हम मान सकते हैं, लेकिन छोटे पैमाने में क्या होता है कि 500 किलोमीटर के एरिया को, जो कि हम एक देश या एक महाद्वीप के बारे में बताते हैं। तो इसीलिए बड़े पैमाने का मानचित्र में विस्तृत जानकारी प्रदान होती है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं, वो आपको मैंने बताया है। प्रतीकों की सहायता से आपको अगर लैंग्वेज नहीं आती है किसी भी जगह की, तो भी आप उस जगह को आसानी से ढूंढ सकते हैं अगर आपके पास मानचित्र है और उसमें प्रतीक हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र और राजनीतिक मानचित्र। तो कौन सा होगा? इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ वृक्षों के वितरण को दिखाया तो थीमेटिक मानचित्र होगा। अगर होता वृक्ष, नदी, जलाशय सभी का मानचित्र दिखाना है तो उसमें आ जाएगा आपका भौतिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। दिक् सूचक होता है जैसे कंपास बोलते हैं, दिशा जिसमें दिखाई जाती है, तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। और पैमाना आवश्यक है मानचित्र, रेखाचित्र और प्रतीक, तो मानचित्र के लिए। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, चैप्टर ये भी पूरा होता है। अगले चैप्टर में हमारी फिर से मुलाकात होगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी डाउट रहता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।